हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ज्वार भाटा। तो आज हम ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। देखिए, ज्वार भाटा के बारे में आप शुरू से पढ़ते आए हो। आप 6th क्लास से ज्वार भाटे के बारे में पढ़ते आए हो कि समुद्र के जल में चढ़ाव को हम ज्वार कहते हैं और उतार को भाटा कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए समुद्र का तल है, ठीक है। समुद्र के तल में जब समुद्र का जल इस तरीके से जब ऊपर उठता है और फिर नीचे बैठता है तो समुद्र के जल के चढ़ाव को हम क्या कहते हैं, ज्वार, और उतार को क्या कहते हैं, भाटा, ठीक है। जब समुद्र का जल जब अपने सामान्य तल से जब ऊपर उठता है और ऊपर उठने को हम कहते हैं ज्वार, और जब वह वापस नीचे उतरता है तो उसे हम कहते हैं भाटा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो ज्वार भाटे के बारे में हमने देख लिया कि समुद्र के जल के उतार चढ़ाव को ज्वार और उतार को हम भाटा कहते हैं। पर ये ज्वार भाटा है वो समुद्र में क्यों आता है, इसके आने के क्या कारण है, तो हम इसके बाद हम इसके कारण के बारे में देखते हैं। ज्वार भाटे के आने के कारण, देखिए ज्वार भाटे के आने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। और तीसरा इसका कारण है कि जो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसके घूर्णन से पृथ्वी में एक अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। तो तीसरा कारण क्या होता है, अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, जिसकी वजह से भी पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। और यह अपकेंद्रीय बल है पृथ्वी में क्यों उत्पन्न होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो पृथ्वी में अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, और अपकेंद्रीय बल के उत्पन्न होने से भी पृथ्वी में समुद्र में ज्वार भाटे की स्थिति बनती है। तो 3 प्रकार से ज्वार भाटे आते हैं। पहला है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बारे में भी हम देखें, इससे गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम देखें तो ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सूर्य की बजाय ज़्यादा नज़दीक है, और ज़्यादा नज़दीक होने के कारण से इसके गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो इसके वजह से भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से भी, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से भी ज्वार भाटा आता है, ठीक है। देखिए, एक और तो हम देखें, पृथ्वी के एक तरफ तो हम देखें कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा है, मतलब सागर का जल ऊंचा उठ रहा है। और पृथ्वी अपना संतुलन बनाने के लिए पृथ्वी अपने अपकेंद्रीय बल के कारण से भी एक और का जल ऊपर उठा देती है, उससे भी ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अब देखिए, आप देख लीजिए, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के एक और तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से, चंद्रमा अपना इधर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, इसके कारण से पृथ्वी का जल ऊपर उठ रहा है, ठीक है। ये इधर का जो जल उठा पृथ्वी का, किसके कारण से, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से, ठीक है। और पृथ्वी की दूसरी ओर, मतलब जिससे पृथ्वी के जिस भाग में चंद्रमा के सामने जो भाग पृथ्वी का है उस भाग में तो ज्वार उत्पन्न हो रहा है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में ज्वार उत्पन्न हो रहा है, मतलब पृथ्वी का जो जल है वह ऊपर उठ रहा है। किसकी वजह से, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की वजह से। अपकेंद्रीय बल की वजह से,
पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी के चंद्रमा के सामने वाले के बिल्कुल अपोजिट साइड में पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण से ज्वार उत्पन्न हो रहा है। तो देख लीजिए यह जो पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सामने है उस भाग में ज्वार उत्पन्न होता है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से, और उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में जो बल उत्पन्न होता है, जो ज्वार उत्पन्न होता है वो किसके कारण से होता है? पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल के कारण से। इस तरीके से पृथ्वी के अंदर समुद्र में ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये हमने कारण देख लिए ज्वार भाटे के उत्पन्न होने के कि तीन प्रकार से होते हैं। एक होता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से, दूसरे होते हैं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से, और तीसरे होता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण से ज्वार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो ज्वार है वो कितने प्रकार के होते हैं। हम इनके प्रकार के बारे में देखते हैं। ज्वार के प्रकार देखिए, मुख्य रूप से ज्वार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ ज्वार, इसको वृहद ज्वार भी बोलते हैं, और दूसरा होता है लघु ज्वार। अब देख लीजिए, इसके प्रकार तो दो होते हैं, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। अब देख लीजिए कि जो दीर्घ ज्वार है वो कब आता है और लघु ज्वार कब आता है। देखिए, दीर्घ ज्वार के बारे में हम देखें तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में होते हैं तो किस प्रकार का ज्वार उत्पन्न होता है? दीर्घ ज्वार का। जैसे देख लीजिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। सूर्य, पृथ्वी और सूर्य, पहले चंद्रमा और पृथ्वी। इसमें देखिए, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होने के लिए दो स्थितियां बनती हैं। पहले जो स्थिति बनती है वो मैं बता रही हूँ। इस स्थिति में सूर्य, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में है। तो तीनों एक सीध में होने के कारण से क्या होगा कि सूर्य और चंद्रमा का दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक साथ लगेगा, और जब सूर्य और चंद्रमा दोनों का बल जब एक साथ लगेगा तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बल वो एक साथ दोनों के बल एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों के बल एक साथ काम करने से दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, ये स्थिति जब बनती है तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर गिर रहा है तो बीच में क्या आ गया? चंद्रमा आ गया, और चंद्रमा के बीच में आने के कारण से पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं गिर पाएगा और पृथ्वी पर खड़े हुए व्यक्ति को सूर्य नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो किसकी स्थिति बनेगी? सूर्य ग्रहण की। ठीक है, और ये सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या को। कब होता है? अमावस्या को सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा के बीच में आने से सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के ऊपर नहीं गिर पाता है, और नहीं गिर पाने से जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के ऊपर नहीं गिर पाता है, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है। इसलिए कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण होता है कब? अमावस्या को। ठीक है, तो ऐसी जो स्थिति बनती है उसे हम कहते हैं युति या वियुति, वियुति या सिजगी। ठीक है, और ऐसी स्थिति जब बनती है तब भी दीर्घ ज्वार आता है। दीर्घ ज्वार क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर तीनों जब एक सीध में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होते हैं तो दोनों का बल जब एक साथ लगता है, सूर्य और चंद्रमा का दोनों का बल एक साथ लगेगा तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, एक ये स्थिति हो गई। उसके बाद अगली स्थिति है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें भी तीनों एक साथ हैं, तीनों एक ही सिद्ध में है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सिद्ध में है, और तीनों एक ही सिद्ध में होने के कारण से इसमें भी दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सूर्य है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर
सीधा नहीं जा पाता है। ठीक है, और चंद्रमा हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है क्योंकि पृथ्वी बीच में आ जाती है। और पृथ्वी जिस स्थिति में बीच में आ जाती है तो उस स्थिति में कौन सा ग्रहण उत्पन्न होता है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन। ये दोनों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या जाता है? चंद्रमा जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और वो किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो जब ये ऐसी स्थिति बनती है तो इसे हम कहते हैं वियुति। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं वियुति। और युति, वियुति या फिर सिजगी की जब स्थिति बनती है तो समुद्र के अंदर दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। और दीर्घ ज्वार क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि जब तीनों एक सीध में होते हैं तो दोनों का बल एक साथ लगता है। सूर्य का और चंद्रमा का दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जब एक साथ लगता है तो समुद्र में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो ये है दीर्घ ज्वार। उसके बाद हम देखते हैं लघु ज्वार। देखिए, दीर्घ ज्वार तो कब उत्पन्न होते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में होते हैं। तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और लघु ज्वार कब उत्पन्न होते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण की स्थिति में होते हैं। तब लघु ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि दीर्घ ज्वार कब आते हैं और लघु ज्वार कब आता है। तो दीर्घ ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। और लघु ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण में होते हैं। समकोण की स्थिति में जैसे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब तीनों एक समकोण की दिशा में होते हैं तो लघु ज्वार उत्पन्न होता है। क्योंकि सूर्य का और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपस में बढ़ जाता है और अलग अलग लगता है, और अलग अलग लगने के कारण से ही लघु ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार कब उत्पन्न होते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तब दीर्घ ज्वार आते हैं, और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समकोण की स्थिति में होते हैं तब लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हमने जो ज्वार के जो प्रकार हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में हमने ज्वार भाटा के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।